अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आप सब कैसे हो? स्टडीज़ कैसी जा रही हैं आपकी? और जो लेक्चर मैं डिलीवर कर रही हूँ आपको वो समझ आ रही है? ओके स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का लेक्चर डिलीवर करेंगे। 10th क्लास के बारे में पढ़ेंगे। हम 10th क्लास के चैप्टर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 11 की हम बात कर रहे थे। चैप्टर का नाम था होम्योस्टेसिस। आज हम उसका टॉपिक पढ़ेंगे नेफ्रॉन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि होम्योस्टेसिस का एक फंक्शन है, जिसे कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन परफॉर्म करती है हमारी किडनी। वो क्या करती है? यूरिन प्रोड्यूस करती है और यूरिन को हमारी बॉडी से रिमूव करती है। यूरिन के अंदर सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होते हैं, जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट करती है। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि किडनी के अंदर ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर थे, जिनके अंदर छोटे छोटे ट्यूब स्ट्रक्चर्स मौजूद थे, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किडनी की। मैंने आपको बताया था ये वो उनको नाम मैंने आपको बताया था कि वो है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। आज हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, नेफ्रॉन के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लेक्चर में आते हैं। अगर हम नेफ्रॉन की बात की जाए तो नेफ्रॉन में जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज जो ब्लड लेके आती हैं इनके पास, नेफ्रॉन के पास ऐसे आर्टरीज का गुच्छा होता है जो ब्लड लेके आता है। कहाँ? नेफ्रॉन के पास। वो आगे डिवाइड होता है एट्रियोल्स में। आर्टरीज का जो गुच्छा होता है जो खून दे के आता है नेफ्रॉन के पास, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं इसे? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस आर्टरीज का वो गुच्छा जो खून दे के नेफ्रॉन के पास आता है, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज सराउंडेड बाय अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस मौजूद है। क्या है? कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर ग्लोमेरुलस मौजूद है। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल्स। बोमेन्स कैप्सूल, क्योंकि एक साइंटिस्ट था बोमेन, उसने इसको डिस्कवर किया था। ये आप फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सॉरी सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। आर्टरीज का गुच्छा एक कप शेप स्ट्रक्चर में सराउंड होता है, उसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को कंबाइनली हम कहते हैं रीनल कार्पसल। रीनल कार्पसल। इसके बाद ट्यूब शेप स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। पहली कन्वोल्यूटेड बल्क है। कन्वोल्यूशन का मतलब होता है बल्क आई हुई। नेफ्रॉन का पहला पोर्शन जो बल्क आया हुआ है, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड। जो पहले बल, ये बल है ना, ये बल पड़े हुए हैं, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, पहला बल। उसके बाद ये बल नीचे जाता है, डिसेंड होता है। नीचे जाने कहते हैं डिसेंड। डिसेंड होता है और फिर ये ऊपर आता है, ऐसे ये ऊपर आता है। इसको कहते हैं, जो नीचे जाता है उसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे जाना। नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। और जो ऊपर जाता है उसे कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। जो नीचे जाता है उसे कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब और जो ऊपर जाता है उसे कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। और इन दोनों को कंबाइनली कहते हैं लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जहां ये लूप ऑफ हैनले या डिसेंडिंग लिम्ब खत्म होती है, वहां से एक और कन्वर्जन स्टार्ट होता है।
ये एक और कन्क्लूजन, सॉरी, एक और कन्वोल्यूशन स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड। फर्स्ट वाली को प्रॉक्सिमल कहते हैं और सेकंड वाली को डिस्टल कन्वोल्यूटेड। जहां ये एंड होती है, ये ट्यूब आगे जाके मिलती है एक नई ट्यूब से। इस ट्यूब को कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट के डिफरेंट ब्रांचेस पे नेफ्रॉन अटैच है। यहाँ अलग नेफ्रॉन अटैच है, यहाँ अलग नेफ्रॉन अटैच है। इनका काम है यूरिन को इकट्ठा करना, बनाना और बाद में कलेक्टिंग डक्ट, मुख्तलिफ कलेक्टिंग डक्ट मिलती है तो नहीं एक ट्यूब बनाते हैं जिसे कहते हैं कैपिलरी डक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये यूरिन बनाने का फंक्शन, पहले इसका स्ट्रक्चर अभी समझा रही हूँ, फंक्शन आपको बाद में बताती हूँ। पहला जो आर्टरीज का गुच्छा है इसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस के बाद जो कप शेप स्ट्रक्चर है जिसने ग्लोमेरुलस को कवर किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये ग्लोमेरुलस है, इसको कवर किया हुआ है कप शेप स्ट्रक्चर ने, तो ये क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद ये जो ट्यूब स्टार्ट हो रही है ये है रीनल ट्यूब्यूल। ये दोनों मिलके ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल मिलके इन्होंने क्या बनाया है, रीनल कार्पसल। उसके बाद जो ट्यूब शेप स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है इसे कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। बोमेन्स कैप्सूल के बाद आगे आते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड। जो पहला बल खाया चीज है, ट्यूब है, उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड फिर नीचे जा रहा है, इसे कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। फिर ये ऊपर जा रहा है, इसे कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब कंबाइनली नोन एज लूप ऑफ हेनले। जहां लूप ऑफ हेनले एंड होती है वहां से एक और बल्ब मौजूद होता है, उसे कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड। डिस्टल कन्वोल्यूटेड एंड एट कलेक्टिंग डक्ट। इन सिंगल कलेक्टिंग डक्ट मोर देन 2 or 3 nephrons are present. Different collecting ducts are combined to form a papillary duct. स्ट्रक्चर समझ आ गई? ओके, यहाँ तक जो पोर्शन है इसका नाम है रीनल कार्पसल। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल, क्योंकि इसकी शक्ल ट्यूब की तरह की है। मैंने इस तरह याद किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके फंक्शन की तरफ आते हैं। 9th क्लास का जब हमने चैप्टर नंबर 9 आपने पढ़ा होगा 10th क्लास, तो आपने बात की होगी कि जो आर्टरीज आती हैं, फॉर एग्जांपल ये आर्टरी आई है यहीं से, वो आर्टरीज फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं जिन्हें कहते हैं एट्रियोल्स। आर्टरीज जब आती हैं तो फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, उन्हें कहते हैं एट्रियोल। यहाँ से आर्टरीज आई हैं, यहाँ डिवाइड हुई हैं और ये है एट्रियोल्स। एट्रियोल्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं। एट्रियोल्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं। क्या होता है, जब ब्लड यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से आएगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो क्या होगा, जो खून में वेस्ट मटेरियल है कि कौन कौन से वाटर, सॉल्ट, जितनी भी चीजें जो वेस्ट मटेरियल है वो इन पोर्स से निकल के बोमेन्स कैप्सूल में यहाँ आ जाएंगे। ये है वेस्ट मटेरियल। जो ब्लड होगा वो दोबारा इससे रीनल वेन से दोबारा बॉडी में चल जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल है वो किडनी में आ गई। ये है वेस्ट मटेरियल। जब बोमेन्स के पास प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्रेशर के साथ फिल्ट्रेट हुआ है ना, छोटी चीजें पास करेंगी और जो बड़ी चीजें वो दोबारा वापस चलेंगी। फिल्ट्रेशन हुई है ना, चाय को हम फिल्टर करते हैं, टी लीव्स ऊपर आ जाते हैं और चाय नीचे आ जाती है, क्योंकि चाय के सुराख, पत्ती की जो सीव है, पोनी जिसे हम कहते हैं, इसके सुराख छोटे होते हैं। इसमें सुराख छोटे हैं, जो चीजें यहाँ से क्रॉस कर सकेंगी वो यहाँ आ गई, बाकी चीजें वापस चलेगी। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्रेशर के साथ फिल्ट्रेट होना। ओके, अब जो हमारा फिल्ट्रेट
कहेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, क्योंकि ग्लोमेरुलस से वो फिल्ट्रेट बनाया तो इसलिए इसका नाम है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहाँ आ गया, ये इसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। पहला प्रोसेस क्या है, यहाँ पहला प्रोसेस क्या आ गया है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन। 3 स्टेप में नेफ्रॉन का फंक्शन करता है। पहला स्टेप क्या है, प्रेशर फिल्ट्रेशन। पहले स्टेप की आपको समझ आ गई। अब जो नेक्स्ट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड में नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, सेकंड स्टेप है, उसे कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो चीजें इस फिल्ट्रेट में मौजूद है जिसकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है उसको रीअब्जॉर्ब करना, उसे क्या कहते हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से स्टार्ट होती है और आगे फर्दर यहाँ तक मूव करती है। क्या होता है, पहला जो स्टेप है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, उसमें क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, उसमें एब्जॉर्ब होता है वाटर एंड ग्लूकोज। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड में क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर एंड ग्लूकोज। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। असेंडिंग लिम्ब में क्या एब्जॉर्ब होता है, सॉल्ट्स। और आगे यहाँ ट्यूबुलर सेक्रीशन, ये क्या है ये मैं बताती हूँ, ये 4th स्टेप है। 4th स्टेप है, इसे कहते हैं थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सेक्रीशन। पहला काम है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो वुमेन्स कैप्सूल के पास आ गए हैं, जिन्हें कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। आगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड में जो हमारा जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट था उसमें जो वाटर और ग्लूकोज हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड थे वो एब्जॉर्ब हो गए। डिसेंडिंग लिम्ब में जो पानी था वो एब्जॉर्ब हो गया, असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट एब्जॉर्ब हो गए। नेक्स्ट आगे जाके यहाँ यूरिन प्रोड्यूस हो गया, लेकिन यूरिन की कंसंट्रेशन, यूरिन की पीएच को अपनी बॉडी से मेंटेन करना, जो मेंटेनेंस है यूरिन की कंसंट्रेशन, उसमें क्या किया जाता है, उसमें सॉल्ट डाले जाते हैं ताकि उसके पीएच को मेंटेन किया जाए, इसमें आयन डाल जाते हैं, यूरिया प्रोडक्शन, ये सारा किया जाता है ताकि यूरिन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में मेंटेन हो, ताकि जब वो इजेक्ट आउट हो हमारी बॉडी से यूरिथ्रा के थ्रू तो वो हमारी यूरिथ्रा को नुकसान ना पहुंचाए, उसे कहते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशंस। समझ आ गई आपको। ये जो टॉपिक है नेफ्रॉन का, ये हमेशा पेपर में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसकी डायग्राम मैंने आपको बाकायदा बना के समझाई है, इसकी डायग्राम भी आपने याद करनी है, इसका लॉन्ग भी आपने याद करना है। ये हर बार बोर्ड पेपर में आता है, कभी डायग्राम आ जाती है इसकी तो कभी ये पूरा लॉन्ग आ जाता है। तो आपके इसकी डायग्राम और इसके जो पूरा लॉन्ग है ये आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। और ये बहुत मजे का टॉपिक है, होप सो आपको समझ आई होगी और मज़ा आया होगा पढ़ते हुए। इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड करती रहूँ और कोई भी आपका लेक्चर मिस ना हो। किसी चीज़ की अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को। और अगर आप मुझे कोई राय देना चाहते हैं मैं किस तरह अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव करूँ तो आप मुझे वो दें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।